जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी पॉलिसी चलाई गई और कौन कौन सी स्कीम चलाई गई थी, ताकि हम अधिक से अधिक अपना जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसको अधिक से अधिक बढ़ा सके और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे सके और हमारा जो देश की जो अर्थव्यवस्था उसको हम और बिल्डअप कर सके। तो उसके लिए कौन कौन सी पॉलिसी और स्कीम्स चलाई गई थी उनके बारे में हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं, एक प्रश्न आया हुआ है कि एंटरप्रेन्योर के टाइप्स क्या होते हैं, उनके बारे में हमको लिखना है। तो एंटरप्रेन्योर के टाइप्स हम देख लेते हैं। तो आपके सामने एक सारणी बनी है, एक चार्ट बना है। इस चार्ट के अंदर आपको एंटरप्रेन्योर के टाइप्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। एंटरप्रेन्योर के कई सारे प्रकार होते हैं जो अलग अलग बेसिस पर अलग अलग उनको वर्गीकरण किया जाता है, लेकिन कई जगह अलग वर्गीकरण किया जाता है, कई जगह अलग किया जाता है। हम उनमें से कुछ जो मेन जो एंटरप्रेन्योर के टाइप है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो एंटरप्रेन्योर के यहाँ पर 5 प्रकार लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है बेस्ड ऑन जेंडर, ठीक है। बेस्ड ऑन जेंडर यानी कि लिंग के आधार पर, यानी कि ऐसा कोई भी एंटरप्रेन्योर या उद्यमी है जो किस प्रकार का, यानी कि वो फीमेल के द्वारा कोई अगर कोई भी इंडस्ट्री लगाई गई तो वो हमारे फीमेल एंटरप्रेन्योर हो जाएगा। मेल के द्वारा अगर कोई लगाई गई तो वो हमारे मेल एंटरप्रेन्योर के अंदर आ जाएगा। यानी कि कौन उसका संचालन कर रहा है और किसके द्वारा कोई कंपनी बनाई गई है, कोई सा उद्योग लगाया गया है, उसका ओनर कौन है, उसका फाउंडर एंड सीईओ कौन है, चेयरपर्सन कौन है। तो उसके आधार पर इसको 2 भागों में बांटा जाता है। उसके बाद हमारा आता है बेस्ड ऑन टेक्निकल, यानी कि टेक्नोलॉजी के आधार पर 2 प्रकार का होता है। एक होता है टेक्निकल, जिसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, और दूसरा आता है नॉन टेक्निकल, यानी कि उसके अंदर हम कम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और वो हमारा एक अलग एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है ना। उसके बाद में नंबर 3 आता है बेस्ड ऑन बिजनेस, यानी कि जो हम व्यापार कर रहे हैं, जो हम व्यवसाय कर रहे हैं वो व्यवसाय किस प्रकार का, यानी कि किस सेक्टर में किया जा रहा है। तो उसके आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। यानी जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया तो अलग एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर केवल और केवल हम इंसेक्टिसाइड होगा, फर्टिलाइजर होगा, ये सब इसके अंदर इंडस्ट्री आते हैं। तो वो सारे हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर के अंदर आ जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग हम किस प्रकार की कर रहे हैं, चाहे वो हमारा स्टील मैन्युफैक्चरिंग होगा या फिर हमारा लोहा होगा उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगा, हम किस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सीमेंट के उद्योग होंगे, वो सारे हमारे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आते हैं। दूसरा आता है ट्रेडिंग, यानी कि हम जो शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग की जाती है उसके आधार पर भी इसको वो एक हमारा एक अलग एंटरप्रेन्योर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें रिटेल इंडस्ट्री हो गई, इसके अलावा सर्विस सेक्टर हो गया। सर्विस सेक्टर के अंदर किस प्रकार की हम सर्विस कर रहे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें, यदि हम आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं तो वो हमारी एक अलग सर्विस हो जाएगी। यदि हम लेबर के रूप में काम कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री के अंदर तो हमारे वो अलग सर्विस हो जाएगी। तो वो अलग अलग काम के आधार पर या व्यवसाय के आधार पर अलग अलग हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं, यह हमें याद रखना, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त और कई सारे हो सकते हैं। जैसे स्पेस सेक्टर की बात करें तो जो पर्टिकुलर साइंटिस्ट के लिए जो काम करते हैं वो एक अलग सेक्टर हो जाएगा, तो हमारे दूसरा हमारा एक एंटरप्रेन्योर बन जाएगा, ठीक है ना। यह हमें याद रखना। उसके बाद में नेक्स्ट आता है ओनरशिप, यानी ओनरशिप के बेस पर, यानी कि उसका मालिकाना हक किसके पास है। तो मालिकाना हक की बात करें तो अगर कोई प्राइवेट इंडस्ट्री है तो उसका पूरा का पूरा 100% जो मालिकाना हक होता है वो खुद व्यक्ति के पास होता है, तो वो हमारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ जाता है। स्टेट की बात करें तो स्टेट के अंदर गवर्नमेंट का कुछ उसमें योगदान आ जाता है। गवर्नमेंट के द्वारा भी ऐसी पॉलिसी चलाई जाती है या उद्योग चलाए जाते हैं जो केवल और केवल गवर्नमेंट का अधीन होते हैं। जैसे हम बात करें ट्रांसपोर्ट के जितने भी संसाधन होते हैं, जिसमें हम रोडवेज बसों की बात करें तो उसके जो पूरा का पूरा मालिकाना हक होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है, तो वो हमारे स्टेट के अंदर आ जाता है। जॉइंट की बात करें तो दोनों का मिला जुला रूप, यानी कि इसमें हो सकता है पीपी, यानी कि पब्लिक पार्टनरशिप पर काम करते हैं। किस पर, पीपी प्रिंसिपल पर काम करते हैं, पब्लिक पार्टनरशिप, जिसमें हो सकता है 40% योगदान उसमें प्राइवेट कंपनी का हो जाए या फिर 40% जो योगदान है वो किसी व्यक्ति विशेष का हो जाए और उसमें से 60% बचा हुआ है जो गवर्नमेंट के पास में रहे, तो वो दोनों का मालिकाना हक हो जाएगा। इसी के साथ में 2 हो सकता है 2 पार्टनरशिप है, यानी कि 2 प्राइवेट इंडस्ट्री है, उन दोनों का 50-50 का शेयर हो जाएगा, तो वो हमारे इसमें जॉइंट के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये उसके बेसिस पर होता है ओनरशिप, उसके लिए उसका मालिकाना हक किसका है वो उसके अंदर ही आ जाता है, 3 चीज़ें, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे बेस्ड ऑन साइज, यानी कि साइज के आधार पर, यानी कि उसका जो हमने व्यवसाय स्टार्ट किया है, जो उसका उद्यमी है उसके द्वारा जो व्यवसाय स्टार्ट किया गया है उसका फैलाव कितना है, यानी कि वो कितने क्षेत्र में फैला हुआ है या वो कितनी बड़ी कंपनी है, छोटा है, किस प्रकार का है। तो स्मॉल स्केल की बात करें, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो छोटे या फिर हम कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं वहाँ तक ही सीमित रहते हैं और वहाँ पर ये अपना व्यापार करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर के नाम से जानते हैं। मीडियम स्केल की बात करें तो मीडियम स्केल एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योर या ऐसे उद्यमी जो कस्बे से निकल कर या फिर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट से 2-3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना व्यापार फैलाए रखते हैं, उन्हें हम मीडियम स्केल एंटरप्रेन्योर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और लार्ज स्केल क्या हो जाएंगे, लार्ज स्केल का अर्थ हो जाएगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार करते हैं वो हमारे किस में आ जाएंगे, लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें जो टाटा ग्रुप कंपनी हो गई वो कई देशों में फैली हुई है, तो वो हमारे लार्ज स्केल के अंदर आ जाएगी। जैसे हम बात करें अमेजॉन कंपनी हो गई, एप्पल कंपनी हो गई, इसी के अतिरिक्त हम बात करें कई सारी मोबाइल कंपनियां हो गई, जैसे हम बात करें वो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये हमारा ट्विटर हो गया, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये किस प्रकार के लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर, यानी कि इनका मालिकाना हक तो एक के पास में, लेकिन वो कंपनियां एक देश से दूसरे देशों में कई देशों में फैली हुई है, तो वो हमारे लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हमें याद रखना। इसी के साथ में हमारा एंटरप्रेन्योर का जो टाइप्स है वो कंप्लीट होता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ, तो आप केवल ये चीज़ याद रखना कि किस आधार पर किया गया है, उसके अंदर आप आसानी से चीज़ों को लिख सकते हो, ये हमें पता होना चाहिए। तो समझ में आया तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम चर्चा करते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट है उसके लिए कौन कौन सी पॉलिसी और कौन कौन सी स्कीम चलाई गई थी, उसके बारे में हम देखते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो उन स्कीम्स के बारे में हम चर्चा करें तो जो हमारा जो टॉपिक हो जाएगा आज का वो हो जाएगा क्या,
एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई पॉलिसी। ठीक है ना। सबसे पहले हम पॉलिसी देखेंगे, उसके बाद में हम इसकी स्कीम्स देखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि पॉलिसी एक टर्म अलग होता है और स्कीम शब्द अलग होता है। पॉलिसी का अर्थ होता है नीति, यानी कि उसमें नीति बना दी जाती है जिसमें फिक्स टाइम पीरियड रहता है कि इस टाइम पीरियड यानी 10 वर्ष के अंदर 10 वर्ष की नीति बनाई जाती है, इस 10 वर्ष के अंदर ये सारा काम होगा, तो उसे हम नीति के नाम से जानते हैं। उसके बाद में अगर हम स्कीम की बात करें तो योजना जो बनाई जाती है वो उसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है, वो आजीवन वो स्कीम चलती रहती है। और जो नीति होती है उसमें समय समय पर जैसे समय सीमा उसकी कंप्लीट हुई या फिर अगर वो जो समय सीमा बनाएगी उसमें अगर कोई कार्य पूर्ण सही समय पर पूर्ण नहीं हो पा रहा है तो उसमें कुछ बदलाव करके नई नीतियाँ पेश की जाती है, तो उसे हम नीति कहते हैं। और स्कीम्स जो होती है वो लंबे समय तक चलती रहती हैं, ये हमें याद रखना। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पॉलिसी की बात करें तो गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसी बनाई गई थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद में 1947 से लेकर 1991 तक जो गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसी बनाई गई थी उनको 5 भागों में बांटा था। ठीक है ना। 1947 से लेकर 1991 तक हमारे देश के अंदर 5 पॉलिसी बनाई गई थी और उन 5 पॉलिसी के अंदर किस प्रकार से हमें जो हमारा एंटरप्रेन्योर है उसको हमें किस प्रकार से डेवलप करना है उसके फोकस किया गया था, उसको किस प्रकार से प्रोटेक्शन देना है, उसको किस प्रकार से बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी बैंक स्थापित की गई थी, कितना आर्थिक सहायता दी गई थी, वो सब के सब हमारे इन ईयर के बीच में आ जाती है। ठीक है ना। तो उनको 5 भागों में बांटा गया था, उन 5 भागों के बारे में भी हम देखेंगे। तो उसके बाद में जब ईयर 1991 आता है तो 1991 में क्या होता है, तो हमारा देश की उस समय 1991 में हमारे देश की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है और उस समय हमारे पास में केवल 15 दिन का ही हम कह सकते हैं विदेशी मुद्रा भंडार था जिसमें हम आयात और निर्यात जैसी वस्तुओं का लेन देन कर सकते हैं। तो उसके बाद में भारत सरकार के द्वारा हमारे देश का जो सोना 1992 में हमारे देश का जो सोना था गिरवी रखना पड़ा था और उसके बाद में भारत सरकार ने 1992 में एक एलपीजी फॉर्म लेकर आए थे। ये एलपीजी फॉर्म क्या होता है उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो 1992 के बाद में पूरा का पूरा जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर जितने भी थे उनका विकास जो हुआ वो बहुत तीव्रता से हुआ, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो गया था। उसके पहले के जो थे वो हमारे पॉलिसी के रूप में आते हैं और 1992 के बाद में जो आती है वो हमारी स्कीम्स आती है। यानी कि अगर पॉलिसी की बात करें तो पॉलिसी कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो 1947 से लेकर 1998 तक हमारे पॉलिसी काम करती है और उसके बाद में 1991 से बाद में हमारे लिए गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स लेकर आती हैं, तो वो फिर वो हमारे एंटरप्रेन्योर होता है उसके लिए वो स्कीम्स काम करने लग जाती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिसी देखते हैं 1947 से लेकर 1991 के बीच में कौन कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी लाई गई थी। तो सबसे पहले हम बात करें इसमें पहली जो पॉलिसी आती है वो आती है IPR। ठीक है ना। IPR 1948, इनका सबसे पहले नाम याद रखना, IPR 1948, IPR 1956, IPR 1977, IPR 1980 और IPR 1990। ठीक है ना। ये 5 गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी बनाई गई थी हमारे जो भी उद्यमी है एंटरप्रेन्योर है उनको बढ़ावा देने के लिए। तो इसमें क्या क्या किया गया था वो हमें याद होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं IPR का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर IPR का अर्थ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं होता है इसका। यहाँ पर IPR का जो अर्थ होता है वो होता है इंडस्ट्री, आई से हो जाएगा इंडस्ट्रियल, पी से हो जाएगा पॉलिसी और आर से हो जाएगी रेजुलेशन यानी कि क्रांति, यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन यानी कि जो भी हमारा उद्योग है, उद्योग नीति क्रांति, इसका पूरा अर्थ हो जाएगा यानी कि उद्योगों को किस प्रकार से हमें बढ़ावा देना है, उसके अंदर किस प्रकार से बूस्टर हमें क्रांति लानी है, रेजुलेशन लाना है, वो किस प्रकार से लाना है, उसके लिए ये 5 पॉलिसी बनाई गई थी। इन 5 पॉलिसियों को IPR के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहली जो पॉलिसी आई थी वो कब आई थी, 1948 के अंदर आई थी, ये हमें याद रखना। ठीक है ना। अब इसमें से मैं सबसे पहले आपको कॉमन पॉइंट बता देता हूँ कि इनमें हमें कॉमन पॉइंट क्या लिखना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करें IPR 1948 की बात करें तो इसके अंदर क्या किया गया था, जितने भी हमारे ये 5 जो पॉलिसी है उनके अंदर कॉमन पॉइंट तो ये 2-3 पॉइंट आपको लिखना है। सबसे पहले क्या किया, जो जितने भी हमारे उस समय के जो भी लघु एवं सीमांत जितने भी उद्योग थे उनको क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया। और उसके बाद में जो भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से जो भी प्रोडक्ट बन रहा था, जो भी एग्रीकल्चर से जो हमें चीज़ें मिल रही थी, उसके बाद में उसको किस प्रकार से हमें संरक्षण करना है उसको इसमें जोर बढ़ावा दिया गया था, यानी उस पर जोर दिया गया था। ये 2 पॉइंट सभी के अंदर कॉमन आएंगे। अब इनमें से इन जो ये नीतियाँ बनाई गई थी इन नीतियों का मेन पर्पज क्या है, केवल वो उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर हम डिटेल से एक एक चीज़ों को देखेंगे तो हमारे पास समय का अभाव है और एग्जाम हमारे बहुत नजदीक है। इसी कारणवश से हम केवल और केवल इनके बारे में केवल मेन टू दी पॉइंट बात करेंगे। ठीक है ना। केवल टू दी पॉइंट बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें IPR 1948 का जो मेन उद्देश्य था, इसका प्रमुख एम क्या था। ठीक है ना। इसका जो मेन एम था वो था इसमें प्रोटेक्शन का। इसमें जो मेन इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, प्रोटेक्शन। अब ये प्रोटेक्शन किस किस को प्रोटेक्शन देना है, तो उस समय के जितने भी उद्योग थे, चाहे छोटे उद्योग, सीमांत उद्योग हो, लघु उद्योग, किसी भी प्रकार का उद्योग हो, उसको क्या करना है, संरक्षण प्रदान करना। उसको क्या प्रदान करना है, संरक्षण प्रदान करना है। ये हम याद रखें। ठीक है ना। प्रोटेक्शन यानी कि उसको किस प्रकार से हम प्रोटेक्शन देकर उसको हम बड़ा कर सकते हैं, उसका इसमें मेन उद्देश्य रखा गया था। कौन सी, जब IPR 1948 की जो गवर्नमेंट की जो फर्स्ट पॉलिसी आई थी उसमें यह उद्देश्य रखा गया था, जो हमारा देश जैसे आज़ाद हुआ था तो उस समय के जो भी संसाधन उपलब्ध थे उन सभी को हमें संरक्षण देना, वो संरक्षण के सहायता से उनको आगे बढ़ाना है, ये इसमें पहला जोर रखा गया था। ये हमें याद रखना। ठीक है ना। उसके बाद में क्या होता है, तो उसके बाद में आता है IPR 1956। तो IPR 1956 की बात करें तो इसमें जो प्रमुख उद्देश्य रखा गया था वो तो प्रोटेक्शन तो रखा ही गया था,
प्रोटेक्शन के साथ में क्या किया गया था, डेवलपमेंट पे फोकस किया गया था। यानी कि जो IPR 1956 है, इसमें प्रोटेक्शन तो हमें, जो उपलब्ध संसाधन है उनको प्रोटेक्शन तो हमें देना ही देना है, लेकिन साथ साथ में उनको क्या करना है, डेवलपमेंट भी करना है, विकास भी करना है। तो PD यानी कि डेवलपमेंट पर फोकस किया गया था, या P+D हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, P+D हम लिख सकते हैं। यानी कि इसमें क्या किया गया था, तो इसमें प्रोटेक्शन यानी कि जो भी हमारे पास में संसाधन उन पर तो फोकस किया गया था, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए, लेकिन हम और किस प्रकार से उनको विकसित कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, उनको किस प्रकार से बढ़ावा दे सकते हैं, तो उसके लिए भी इसमें जोर दिया गया था। और धीरे धीरे इसमें कुछ सुधार होने लगे। उसके बाद में हम आते हैं IPR 77, उसके बाद हम आते हैं IPR 77, ठीक है ना। IPR 77 की बात करें तो इसमें क्या किया गया, इसमें प्रोटेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, हमारे जो भी संसाधन उनको, इसके साथ में डेवलपमेंट भी होगा, इसके साथ में एक होगा प्रमोशन, ठीक है ना। प्रमोशन यानी कि हम कह सकते हैं, प्रमोशन को हम कह सकते हैं बढ़ावा देना, विकास हो गया। विकास होने के बाद में अगर आपको पता हो तो इसी बीच में हमारे 1970 या 1956 के बाद में ये चली थी, हमारे 77 के बीच में चली थी, लगभग ये चली थी हमारे 20 से 21 वर्ष, ये हमारे 19 से 20 वर्ष ये हमारी पॉलिसी चली थी 1956 वाली। उसी बीच में हमारे देश के अंदर हरित क्रांति आई थी, ग्रीन रिवोल्यूशन आया था। हमें पता है 1967 और 67 के बीच में ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, जो कि हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम की देन थी। तो उसी प्रोग्राम की वजह से क्या हुआ, तो हमारे उसी प्रोग्राम की वजह से जो हमारा हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम था, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम की वजह से क्या होता है, ग्रीन रिवोल्यूशन आया था। और ग्रीन रिवोल्यूशन जैसे आया तो उसके अंदर क्या हुआ, जितने भी हमारे कृषि करने वाले जो किसान थे, उन किसानों के द्वारा जो प्रोडक्शन किया गया था खाद्यान्न फसलों का, इनका वो प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया था। और उसके बाद में इसमें क्या किया, उनको प्रमोशन देने लगे, यानी कि जितना ज़्यादा धीरे धीरे फसल उत्पादन बढ़ने लगा तो उनको कुछ बढ़ावा देने के लिए उनका प्रमोशन किया गया। प्रमोशन करने के लिए उनको कुछ सब्सिडी प्रदान की जाने लगी। सब्सिडी के अलावा उनको आर्थिक सहायता के रूप में उनको जो भी संसाधन थे, जो भी हमारे इरिगेशन फैसिलिटी थी, उनमें सुधार किया गया था। और उन सुधार करने के कारण उनको क्या मिला, प्रमोशन मिला। और धीरे धीरे वो बढ़ावा अपने जो फसल है उसको धीरे धीरे बढ़ाने लग गए थे। तो इसी की वजह से इसमें क्या किया, प्रमोशन करने लगे। और पहली बार इसमें क्या किया गया था, किसानों को जो 1977 की जो पॉलिसी थी, इसमें क्या किया गया, पहली बार किसानों के जो भी उत्पाद थे उनको बढ़ावा दिया गया, ठीक है ना। किसान के जो भी उत्पाद थे उनको बढ़ावा दिया गया था, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। किसके अंदर, IPR 77 के अंदर। तो प्रमोशन यानी कि प्रमोशन में क्या किया गया, पहला तो और कई सारे सेक्टरों को बढ़ावा दिया गया था, लेकिन मेन रूप से हमें याद रखना है कि किसान के जो भी प्रोडक्ट थे उनको उसमें बढ़ावा दिया गया, कच्चे माल को बढ़ावा दिया गया। उनके जो भी कच्चा पदार्थ है उसको हम किस प्रकार से हम संरक्षण कर सकें, उसको किस प्रकार से खराब होने से बचा सके, उसको ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से करना, उन सभी के लिए इसमें क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया था। ये किसके अंदर दिया गया था, तो ये दिया गया था IPR 77 की जो पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, उसके अंदर इसको सभी को बढ़ावा दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़े, उसके बाद में क्या किया गया, तो उसके बाद में 1980 की बात करें तो इसमें क्या किया गया था, तो इसके अंदर कई सारे सेंटर खोले गए थे। सेंटर यानी कि जो भी उद्योग धंधे जितने भी थे, उद्योग के लिए रीजनल लेवल पर, यानी कि जितने भी उद्योग थे, छोटे लघु बड़े जितने भी उद्योग थे, उनके लिए उनको विकास बढ़ावा देने के लिए रीजनल लेवल पर, यानी कि जिला स्तर पर, और इसी के अलावा हम कह सकते हैं ब्लॉक लेवल पर अलग अलग सेंटर खोले गए थे। और उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर खोले गए थे, और जिसमें अधिक से अधिक लोग उसमें इन्वॉल्व हो सके, इन्वेस्ट कर सके, और अपना जो उद्योग है उनको बढ़ावा दे सके। तो इसके अंदर सेंटर खोले गए थे, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है IPR 1990। IPR 1990 की बात करें तो IPR 1990 में क्या किया गया था, तो इसमें किया गया था, इसमें जो भी हमारे युवा थे, युवा प्लस महिला, ठीक है ना, युवा के अंदर दोनों चीज आ गए हमारे, इसमें महिला प्लस आदमी, इन दोनों की भागीदारी को इसमें बढ़ाया गया। यानी कि अब सभी काम होने लगे थे, हमारे अंदर उद्योग धंधे भी बढ़ने लगे थे। और साथ साथ में जो किसान लोग थे उनको भी धीरे धीरे बढ़ावा मिलने लगा था, उनको भी प्रमोशन मिलने लगा था। तो वो सभी एक साथ मिलकर जो फिर हमारे युवा थे, उन युवाओं को इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर उनको जागरूक किया जाने लगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाने लगा। और महिला और जो आदमी थे उनकी भागीदारी को इसमें सुनिश्चित किया जाने लगा कि आप भी आगे बढ़कर आइए, हम आपको बढ़ावा देंगे। और साथ साथ में जितने ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो हमारा उतना ज़्यादा विकास होगा। तो इसमें महिला एवं जो युवा कौशल थे उनको और प्रशिक्षण दिया गया, और वो किस प्रकार से उद्योग को बढ़ा सकते हैं, अपनी जो भी स्किल है उस पर फोकस करना है, और अपने स्किल के माध्यम से अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने को प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। ये इसके अंदर मेन उद्देश्य रखा गया था, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारी 1947 से लेकर 1991 की जो पॉलिसी थी वो कंप्लीट होती है। तो ये पांचों पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। पांचों पॉलिसी में क्या क्या जो मेन चीज़ें रखी गई थी, जो इसके अलावा कई सेक्टर पर फोकस किया गया था, लेकिन उनके मेन जो पॉइंट है, टू दी पॉइंट, वही हमने देखा। सबसे पहले हमने देखा IPR 1948 के अंदर क्या किया गया था, जो भी हमारे पास में उस समय जैसे हम देश आज़ाद हुआ था उस समय के जो भी हमारे संसाधन थे, उन संसाधनों को क्या किया गया, प्रोटेक्शन दिया, यानी कि सुरक्षा या संरक्षण प्रदान किया गया। उसके बाद में क्या किया गया,
संरक्षण हो गया तो उनको फिर बढ़ावा दिया गया, उनका डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट होने के बाद में जैसे विकास हुआ तो उनको प्रमोशन दिया गया, यानी कि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें प्रोडक्ट को किस प्रकार से भेजना है, उपभोक्ता तक किस प्रकार से पहुंचाना है, किस प्रकार का चैनल का यूज़ करना है, उसके लिए उनको प्रमोशन दिया जाने लगा हर एक क्षेत्र के अंदर। उसके बाद में 1980 के अंदर कई सारे रीजनल सेंटर खोले गए ताकि हम और अधिक से अधिक जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको हम अधिक से अधिक बढ़ावा दे सकें, कृषि को बढ़ावा दे सकें, ठीक है ना। उसके बाद में आता 1990 के अंदर क्या किया गया, इसके अंदर युवाओं को इन्वॉल्व कर दिया गया ताकि आप भी इसमें जो वंचित रह गए थे युवा वो भी इसमें इन्वॉल्व होकर अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और जो भी उनके पास में स्किल है वो स्किल दिखाएं और उस स्किल के दम पर वो अपना कार्य को करें और आर्थिक विकास में, देश के आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करने के लिए अपना योगदान दें। तो ये हमारी प्रमुख पॉलिसी होती है। गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी पॉलिसी चलाई गई थी ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं 1992 के बाद में क्या हुआ था, पॉलिसी को हटा दिया गया था। उसके बाद में स्कीम्स, कई सारी स्कीम्स लॉन्च की गई थी, उन स्कीम्स के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम स्कीम्स के बारे में चर्चा करते हैं। अब इसके अंदर हम स्कीम्स के बारे में चर्चा करें तो जैसे ही मैंने आपको पहले बताया था, ये जो पॉलिसी थी ये पॉलिसी कहाँ से कहाँ तक चली थी, 1947 से लेकर 1991 के बीच में चली थी, ठीक है ना। 1990 कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये जो हमारी पॉलिसी चली थी ये 1947 से लेकर 1991 तक चली थी, ठीक है ना। 1990 या 91 तक चली थी। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में 1992 में भारत सरकार ने क्या लेकर आ गई थी, भारत सरकार एलपीजी रिफॉर्म लेकर आ गई थी। एलपीजी क्या होता है, तो एलपीजी ये हमारे गैस सिलेंडर के अंदर जो हम एलपीजी पढ़ते हैं वो नहीं है। एलपीजी के अंदर तीनों टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी ये इन तीनों टर्म का अर्थ क्या होता है, तो जी का अर्थ तो होता है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि हम कह सकते हैं वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। पी से हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन, यानी कि प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, ठीक है ना। और जी से हो जाएगा और एल से हो जाएगा लिबरलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, ठीक है ना। ये तीन चीज़ों को हमने इन्वॉल्व किया था हमारे इंडिया के अंदर, यानी कि ये जो एलपीजी जो रिफॉर्म है, एलपीजी रिफॉर्म हमारे देश में 1990 से पहले ये एलपीजी रिफॉर्म नहीं आया था। यानी कि एलपीजी रिफॉर्म का अर्थ क्या होता है, तो एलपीजी रिफॉर्म का अर्थ होता है इसके अंदर हमें क्या करना है, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम्स चलाई जा रही हैं या पॉलिसी चलाई जा रही है या गवर्नमेंट के जो भी संसाधन है, जैसे डिपार्टमेंट हो गया, रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो गया, इसके अतिरिक्त हम एजुकेशन की बात करें, उन सभी के अंदर क्या किया, प्राइवेट कंपनियों को भी उसके अंदर इन्वॉल्व किया गया। यानी कि आप भी इसमें इन्वॉल्व कीजिए, आप भी इसमें इन्वेस्ट कीजिए, तो उसी को बोलते हैं एलपीजी रिफॉर्म। क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, एलपीजी रिफॉर्म। यानी कि 1991 से पहले हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म नहीं था, यानी कि जो भी कंट्रोल किया जाता था, जो भी उस समय हमारे जो भी स्कीम्स चल रही थी, जो भी आर्थिक विकास हो रहा था उद्योगों का, इनका, उन सब पे केवल और केवल गवर्नमेंट का नियंत्रण था। जैसे हम बात करें उस समय 1991 से पहले हमारे देश में जो भी ट्रांसपोर्ट का जो भी था उसमें केवल और केवल गवर्नमेंट पूर्ण रूप से इन्वेस्ट करती थी, केवल गवर्नमेंट के द्वारा ही नियंत्रण रखा जाता था। जैसे हम बात करें बीएसएनएल एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो उसमें केवल और केवल गवर्नमेंट का ही उसके अंदर केवल इन्वॉल्व था, वही उसको बढ़ावा कर रहे थे। इसी के साथ में हम बात करें, जैसे हमारे बात करें हम रेलवे की बात की हमने, इसके अतिरिक्त हम बात करें ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो ट्रांसपोर्ट के लिए जो भी वायु मार्ग है, उस वायु मार्ग में केवल और केवल उस समय गवर्नमेंट के द्वारा ही संचालन किया जाता था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, 1992 में हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई और हमारे पास में केवल 15 दिन का ही विदेशी मुद्रा भंडार था, जिसके माध्यम से हम आयात निर्यात कर सकते थे। तो उसके बाद में हमारे देश का जो सोना था उसको गिरवी रखा था उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा, और उसके बाद में जो IMF होता है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड होता है, उसने भारत के अंदर कुछ शर्तें रखी थी और वो शर्तों में उसने बताया था आपको एलपीजी रिफॉर्म लाना होगा। तो एलपीजी रिफॉर्म IMF के कहने पर लेकर आए थे, और उसके बाद में हम इंडिया के जो गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट ने कुछ अपनी नीतियों के अंदर परिवर्तन किया, अपनी पॉलिसी के अंदर परिवर्तन किया, और उसी परिवर्तन की देन है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना। एलपीजी का अर्थ होता है इसमें, जी का अर्थ होता है ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, यानी कि अब जो भी भारत के अंदर जितने भी संसाधन हैं या फिर जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं, सरकारी कंपनियां, उन सरकारी कंपनियों में विदेशी लोग भी आकर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण। और हम इसके बाद में क्या किया गया, तो इसके बाद में हम विदेशों से हमारे देश में कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां आई और इन्वेस्ट किया। जैसे बात करें हीरो होंडा, पहले हमारे एक ही कंपनी थी, उसके बाद में हीरो जो जापान से आई थी, ये हमें पता होना चाहिए। जो भी हमारे सुजुकी जो कंपनी है, वो महिंद्रा या सुजुकी जो कंपनी है वो भी बाहर से आई थी। सैमसंग जो दक्षिण कोरिया कंपनी है, ये एलपीजी रिफॉर्म के बाद ही हमारे इंडिया के अंदर आई थी। उससे पहले सैमसंग कंपनी हमारे देश में काम नहीं करती थी, ठीक है ना। तो उसके बाद की देन है ये, और निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन होने लगे धीरे धीरे। जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, प्राइवेट जो बड़े बड़े बिल्डर थे, उन्होंने धीरे धीरे गवर्नमेंट की जो भी एसेट थे यानी जो संपत्ति थी उनको धीरे धीरे खरीदने लगे। जैसे हम बात करें हाल ही में 1 वर्ष पहले टाटा ग्रुप के द्वारा एयर इंडिया को परचेज किया गया, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट अपने शेयर बेचने लगी। इसी को बोलते हैं निजीकरण। और उदारीकरण यानी उदारीकरण में क्या किया गया कि इसमें लोगों को लोन दिया जाने लगा, यानी लोगों को लोन दिया जाने लगा, तो वो क्या करने लगे, वो हमारे जो भी होम लोन है ये सभी दिए जाने लगे, तो उसके आधार पर वो इन्वेस्ट करने लगे और धीरे धीरे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होता गया। इसी पूरे को बोलते हैं एलपीजी रिफॉर्म फॉर्म के नाम से जानते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 1992 की देन है, ये हमें याद रखना। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि एंटरप्रेन्योर डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी अब पॉलिसी बंद कर दी गई थी, अब इसके द्वारा कौन कौन सी स्कीम चलाई गई थी, तो उसके लिए कौन कौन सी स्कीम थी जिसके तहत लोगों को और हमारे जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं।
तो इसके अंदर आता है, अब हमारे इसके अंदर आता है स्कीम्स, यानी कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई थी, ठीक है ना। इसके अंदर कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई थी, तो इसके अंदर हमें लगभग 7 से 8 स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए। और जो वर्तमान में जो अभी लेटेस्ट जो स्कीम्स चल रही हैं, इनके माध्यम से प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में एंटरप्रेन्योर या उद्यमी विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है ना। तो प्रश्न आ सकता है, तो ये हमें याद रखना है। तो वर्तमान में के अंदर कौन कौन सी स्कीम चल रही है वो भी हम देखेंगे, और 1992 के बाद में कौन कौन सी स्कीम चलाई गई थी, उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट जो योजनाएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला आता है इसके अंदर, जो पहली जो योजना आती है वो आती है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। कौन सी आती है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, ठीक है ना। इस योजना का, ये योजना कब आई थी? तो ये योजना आई थी 2008 में आई थी, और इसमें बताया गया था कि किस प्रकार से हम रोजगार को अधिक से अधिक सृजन कर सकते हैं, यानी कि निर्माण कर सकते हैं। रोजगार के लिए जो संसाधन चाहिए, उन संसाधनों के माध्यम से हम और किस प्रकार से लोगों को रोजगार दे सकें, तो उसके लिए इसमें पूरा एक लेआउट बनाया गया था, और इसी को क्या नाम दिया गया था? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना नाम दिया गया था, ठीक है ना। दूसरी बात करें तो हम हो जाएगी राष्ट्रीय पुरस्कार योजना। अब इस राष्ट्रीय पुरस्कार योजना की बात करें तो इसमें क्या किया जाता है कि जो व्यक्ति या जिस कंपनी के द्वारा अच्छा काम किया जाता है, तो उनको एक अवार्ड दिया जाता है ताकि वो और अधिक प्रमोशन हो सके, यानी प्रमोट हो सके कार्य के प्रति। इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार योजना। कोई भी व्यक्ति है अपनी स्किल के दम पर अच्छा कार्य कर रहा है, तो उस व्यक्ति को और ऊपर बढ़ावा देने के लिए उनको पुरस्कार दिया जाता है, और उन पुरस्कारों की सहायता से उनको प्रमोशन मिलता है, और प्रमोशन जैसे मिलता है तो वो और ऊपर जाते हैं और अपने साथ में और अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, और अपने धीरे धीरे वो आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होते रहते हैं। तो ये दूसरी होती है राष्ट्रीय पुरस्कार योजना। नंबर 3 बात करें तो नंबर 3 आती है इसके अंदर राजीव गांधी। नंबर 3 हो जाएगी राजीव गांधी उद्यमी योजना। राजीव गांधी उद्यमी योजना, ठीक है ना। ये राजीव गांधी जो उद्यमी योजना है, ये मुख्य रूप से जो योजना चलाई गई थी, जो फिजिकल जो हैंडीकैप होते हैं उनके भी कुछ ना कुछ उनके अंदर भी स्किल्स होती है, उन स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी उद्यमी योजना चलाई गई थी। ये हमें याद रखना, ठीक है ना। राजीव गांधी उद्यमी योजना चलाई गई थी, जिसके अंदर फिजिकल हैंडीकैप या फिर जो भी हमारे फिजिकल हैंडीकैप होते हैं, उनके माध्यम से अगर उनको कोई अच्छी स्किल्स आती हैं या फिर उनके पास में अच्छा कोई नॉलेज है, जिसकी सहायता से हम आर्थिक विकास, हमारे जो उद्योग हैं उनको और अधिक से अधिक बढ़ावा मिल सके, उसके लिए ये योजना चलाई गई थी। यानी कि ऐसे फिजिकल हैंडीकैप लोगों को आगे लाना था जिसके अंदर स्किल्स तो है, लेकिन वो उनकी कोई पहचान नहीं हो पा रही है, तो उनको एक मंच प्रदान किया गया, और वो उस मंच पर आकर अपनी स्किल्स को लोगों को बताया, और उसके माध्यम से वो धीरे धीरे और आगे बढ़ते चले गए, ठीक है ना। तो ये योजना थी राजीव गांधी उद्यमी योजना। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 हो जाएगा महिला उद्यमी योजना। महिला उद्यमी योजना की बात करें, ये जो महिला उद्यमी योजना है, इसके अंदर केवल और केवल महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया। यानी कि पहले इन सभी के अंदर तो क्या किया गया था, दोनों को, यानी कि ज़्यादातर इन तीनों योजनाओं के अंदर केवल और केवल मेल को इन्वॉल्व किया गया था, यानी कि लोगों के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उनको बढ़ावा दिया गया। लेकिन तो उसके बाद में गवर्नमेंट ने महिला उद्यमी योजना केवल और केवल महिलाओं को इन्वॉल्व किया गया इस योजना के अंदर, और इनको कुछ सहायता राशि प्रदान की गई, यानी 1 से 1.5 करोड़ या 2 करोड़ के आसपास महिलाओं को लोन प्रोवाइड करवाया जाता था, और उनके माध्यम से वो अपना व्यवसाय को और बढ़ा सके। जैसे हम बात करें उदाहरण के रूप में, आपने कई बार सुना होगा महिला दुग्ध सहकारी समिति का नाम सुना होगा, तो वो इसी योजना की देन है। महिला दुग्ध सहकारी समिति हो गई, ऐसे कई सारे संगठन चलते हैं, एनजीओ चलते हैं, जो इस महिला उद्यमी योजना की देन है। इसमें कुछ गवर्नमेंट भी उसमें कुछ इन्वेस्ट करती है, और साथ साथ में उसको बढ़ावा देती है, कुछ उसमें राहत देती है, कुछ छूट देती है गवर्नमेंट के द्वारा। और जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं, तो आज हम देखते हैं जो महिला दुग्ध सहकारी समिति है, जो वो जब स्टार्ट हुई थी उसको कोई इतना जानता नहीं था, और जैसे जैसे वो कार्य करने लगे थे तब लोग उनको भला बुरा कहते थे। लेकिन आज महिला दुग्ध जो सहकारी समिति है, वो बहुत बड़ी सहकारी समिति बन चुकी है, और वो हजारों लोगों को उन्होंने रोजगार दे रखा है, और वो एक अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहे हैं देश के आर्थिक विकास को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ये प्रमुख योजनाएं चलाई गई थी, और कई सारी योजनाएं, लेकिन हमें केवल मेन स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2022 तक गवर्नमेंट के द्वारा जो वर्ष 2023 तक 2014 से लेकर 2023 के बीच में आर्थिक विकास दर को बढ़ावा देने के लिए, या व्यवसाय को बढ़ावा, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी स्कीम्स चलाई गई थी भारत सरकार के द्वारा, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये आज वर्तमान में जो चलाई जा रही है स्कीम 2014 से लेकर 2023 के बीच में, इसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है देश के अंदर। हम आज देखते हैं हमारे देश के अंदर जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो बेहतरीन हो चुका है, जो रेल कनेक्टिविटी है वो बेहतर हो चुका है, जो प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी चीज़ का वो बेहतर हो चुका है, और हम आज वर्तमान में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। तो वो जो हम देश की विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, वो उसके लिए जो बनने के पीछे का जो प्रमुख कारण है, उसमें 2014 से लेकर 2023 के बीच में जो भी परिवर्तन हुए, वो परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा हद तक उसमें वो हमारे लिए एक टू दी पॉइंट के रूप में काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं 2014 से लेकर 2023 के बीच में कौन कौन सी स्कीम्स आई थी, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम 2014 से चर्चा करते हैं कि इसके द्वारा भारत सरकार के द्वारा उस समय कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च की गई थी। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं अगली जो हमारी स्कीम्स आ जाएगी वो आ जाएगी इसमें 2014 में। तो 2014 में आया था मेक इन
इंडिया। कौन सा आया था? मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का अर्थ क्या होता है? तो मेक इन इंडिया जैसे नाम से स्पष्ट, मेक इन इंडिया यानी कि भारत में बनाना है। कोई भी जो उत्पाद होता है या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग जिस चीज़ की हो रही है उसके मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया में करेंगे और इंडिया से उसको धीरे धीरे फिर बाहर सेल करेंगे। जब इसको स्टार्ट किया गया था उस समय इसको इतनी सफलता नहीं मिली थी। 2014-15 के अंदर जैसे इसको स्टार्ट किया उतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन आज वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत के अंदर आज आत्मनिर्भर भारत के तहत बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भारत के अंदर ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और हम बाहरी देशों को यानी विदेशों के अंदर उसको निर्यात करें। जैसे हम उदाहरण के रूप में हम चर्चा करें तो जब ये शुरू हुआ था तब हम मोबाइल सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, केवल उदाहरण के रूप में मोबाइल सेक्टर की बात करें। मोबाइल सेक्टर में 2014 में हम केवल लगभग 2000 करोड़ के आसपास हम केवल निर्यात करते थे और हमारा जो लगभग 80% जो मोबाइल जो हम इंडियंस जो यूज़ करते थे 2014-15 के अंदर वो क्या होते थे? आयात होते थे। क्या होते थे? आयात होते थे। 80% के आसपास मोबाइल उस समय आयात होते थे। और जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम चला, इस प्रोग्राम के बाद में 2018 से 19 के आंकड़े उठा के देखें तो 2014 में तो हम आयात करते थे, लेकिन 2018-19 के बाद में हमने क्या किया? लगभग वो कोई 80% मोबाइल दुनिया का हम क्या कर रहे हैं? निर्यात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? निर्यात कर रहे हैं। ठीक है ना। और वो जो मोबाइल की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो हमारे इंडिया के अंदर ही हो रही है और ये किसकी देन है? मेक इन इंडिया की देन है, ये हमें याद रखना है। ठीक है ना। तो ये 2014 में आया था। सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है कि मेक इन इंडिया पर टिप्पणी कीजिए या फिर ये कब आया था, ये हमें याद रखना है। ठीक है ना। तो मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता दिया, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद में हम नेक्स्ट जो स्कीम है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट स्कीम कौन सी है? तो नेक्स्ट स्कीम हो जाएगी हमारे स्किल इंडिया। ठीक है ना। 2015 में आई थी कौन सी? स्किल इंडिया। स्किल इंडिया। ठीक है ना। 2015 के अंदर आई थी स्किल इंडिया। स्किल इंडिया को स्किल का अर्थ होता है कौशल और इंडिया का अर्थ होता है हो जाएगा इसमें भारत, यानी कि कौशल भारत, यानी कि हमें एक ऐसे भारत के मजबूत स्किल इंडिया का अर्थ क्या होता है? तो हमें एक ऐसे भारत की नींव रखनी है जो जहाँ पर भारत का हर एक व्यक्ति अपना आप में संपूर्ण कौशल हो, उसके अंदर कोई सा भी कार्य करने को अगर उसको बोल दिया जाए तो वो खुद ब खुद वो कार्य कर सकता है। उसी के लिए चलाया गया था स्किल इंडिया, जिसके अंदर लोगों को प्रशिक्षण दिया गया और उस प्रशिक्षण के माध्यम से उनको ट्रेनिंग सेंटर में भेजा गया। 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, अलग अलग समय के लिए उनको सेंटर में भेजा गया, ट्रेनिंग सेंटर में। और उस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर लगभग 40 सेक्टर के अंदर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। यानी कि आपकी कौन सी रुचि है, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी कार्य करने की क्षमता अलग होती है, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी एक अलग रुचि होती है। तो उसी के तहत भारत सरकार ने स्किल इंडिया के तहत 40 सेक्टर ऐसे बनाए थे कि लोगों की जो रुचि है वो किस सेक्टर में, उसी सेक्टर में उसको अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाने लगा। जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें, कोई व्यक्ति जो पढ़ाना चाहता है तो उसके लिए कौन से ऐसी ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाए कि वो ऐसी स्किल्स को सीख सके कि वो अच्छे से अच्छे पढ़ा सके, अच्छे से अच्छे लोगों को मोटिवेट कर सके। जैसे वो इसके अतिरिक्त हम बात करें उदाहरण के रूप में, तो कोई आईटी सेक्टर में जाना चाहता है, कोई डिफेंस सेक्टर में जाना चाहता है, कोई है जो एनवायरमेंट सेक्टर में जाना चाहता है, तो किस सेक्टर में जाना चाहता है उसके अनुरूप उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उसी को बोलते हैं हम स्किल इंडिया के नाम से जानते हैं। और ये इसके अंदर 40 सेक्टर के अंदर अलग अलग लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है ना। तो ये होता है हमारा स्किल इंडिया। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ प्रश्न। उसके बाद में बात करें 2015 में और आया था हमारे नेशनल डेवलपमेंट स्किल मिशन। ठीक है ना। नेशनल डेवलपमेंट स्किल मिशन आया था, ये हमें याद रखना। ये कब आया था? 2015 में आया था। ये जो है ये बिल्कुल स्किल इंडिया की तरह है, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट स्किल यानी कि राष्ट्रीय विकास कौशल मिशन। इस मिशन के अंदर क्या गया था? तो पहले जो स्किल इंडिया चलाया गया था वो केवल एक प्रोग्राम की तरह चलाया गया था। अब उस प्रोग्राम को किसमें बदल दिया गया? केवल एक मिशन में बदल दिया गया। यानी कि फिक्स टारगेट दे दिया कि आपको 3 वर्ष के अंदर 10% लोगों को आपको प्रशिक्षण देकर उनका स्किल्स को पहचानना है और उनको बढ़ावा देकर उनको व्यवसाय के अंदर लेकर आना है। और उनके जो भी स्किल्स हैं उनके माध्यम से हमें आर्थिक व्यवस्था की जो दर है वो इंडिया की उसको बढ़ावा देना है। तो ये इसके अंदर मिशन रखा गया था। यानी कि इसके अंदर छोटे छोटे टारगेट फिक्स कर दिए गए कि 2 वर्ष में हमें इतना करना है, 3 वर्ष में इतना करना है। तो वो सारी चीज़ें हमारे किसके अंदर आ जाती है? इस मिशन के अंदर आ जाती है। कौन से मिशन के अंदर? नेशनल डेवलपमेंट स्किल मिशन के अंदर आ जाती है। ये हमें याद रखना। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, उसके बाद में और जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी चलाई गई थी वो जो स्कीम चलाई गई थी वो थी 2015 के अंदर स्टैंड अप इंडिया। कौन सी चलाई गई थी? स्टैंड अप इंडिया चलाई गई थी। ये हमें याद रखना है, स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया के अंदर क्या होता है? स्टैंड का अर्थ क्या होता है? खड़ा होना। क्या होता है? खड़ा होना। यानी कि इसके अंदर जो ये प्रोग्राम चलाया गया था, मिशन चलाया गया था नेशनल डेवलपमेंट स्किल मिशन। ये जो मिशन चलाया गया था उसी मिशन की देन थी क्या? स्टैंड अप इंडिया। क्या थी? इसी मिशन की देन थी स्टैंड अप इंडिया, जिसके अंदर स्टैंड अप का अर्थ होता है खड़ा होना। यानी कि इंडिया पहले हम जानते हैं आज से 10 साल पहले भारत है जो विश्व की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। लेकिन जैसे ये इस प्रकार की जो स्कीम चलाई गई और आत्मनिर्भर भारत चलाया गया, स्टैंड अप इंडिया जैसे प्रोग्राम चला गया, तो उन्हीं प्रोग्राम की देन आज विश्व में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। और इन्हीं प्रोग्राम के चलते हुए हम वर्ष 2027 तक हम विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ये हमारा लक्ष्य है। और ये जो प्रमुख जो लक्ष्य है वो इन्हीं के पीछे का लक्ष्य है। यानी इन्हीं योजनाओं का आधार पर हमने ये लक्ष्य तय किया है कि 2027 तक हम इन्हीं लक्ष्यों के माध्यम से हम विश्व की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। ये हमें याद रखना। ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा स्टैंड अप इंडिया, ये हमें याद रखना है। उसके बाद आता है 2016 में क्या आया था? तो 2016 में आया था स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया। ठीक है ना।
स्टार्टअप इंडिया अलग है और स्टैंड अप इंडिया अलग है। स्टार्टअप इंडिया क्या होता है, तो स्टार्टअप का अर्थ होता है कि ऐसे छोटे छोटे स्टार्टअप, यानी कि हम कह सकते हैं पहले जो स्टार्टअप जितने भी थे वो उनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन आज बात करें हम इंडिया के अंदर लगभग हज़ारों की संख्या में छोटे बड़े हज़ारों की संख्या में छोटे बड़े स्टार्टअप हैं जो अपना अलग अलग खुद का काम कर रहे हैं, खुद अपना व्यवसाय कर रहे हैं और लोगों को रोजगार दे रहे हैं। चाहे 4 लोगों को रोजगार दो, चाहे 5 को दो, चाहे 5,000 को दो, चाहे स्टार्टअप किसी भी प्रकार का हो सकता है, छोटा स्टार्टअप हो सकता है, बड़ा स्टार्टअप हो सकता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें तो वर्तमान में जैविक खेती का जो कल्चर है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो जैविक खेती के अंदर हम क्या कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट पालन कर सकते हैं, मशरूम फार्मिंग कर सकते हैं, हम पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, स्टार्टअप है। ये छोटे छोटे हमारे क्या स्टार्टअप है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, स्टार्टअप कहा जाता है। और अगर जब जैसे हम बात करें हमने पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट की तो वो हमारा क्या स्टार्टअप हो गया। अगर एक हमने स्टार्ट किया, अगर हमारे देखते देखते और अगर 1,000 और पोल्ट्री फार्मिंग करने लग जाए लोग, तो वो एक क्या हो जाएगा, बड़ा स्टार्टअप हो जाएगा। और अगर धीरे धीरे सभी ऐसा करने लग जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा स्टार्टअप इंडिया, यानी कि पूरा का पूरा इंडिया एक स्टार्टअप के रूप में कार्य करने लग जाएगा। जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें, वर्तमान में जो हमारी फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है, यानी कि दवाओं का जो निर्माण करती हैं, उसके अंदर हम एक इंटरनेशनल हब के रूप में उभर कर आए हैं। यानी कि विश्व में जितनी ज़्यादा दवाइयाँ लोगों तक पहुँचती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो दवाएँ होती है वो भारत के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग करके दूसरे देशों में निर्यात की जाती है। तो उसी को क्या बोलते हैं, हम स्टार्टअप इंडिया बोलते हैं। यानी कि अब भारत है जो वो फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर स्टार्टअप हब के रूप में उभर कर आए हैं और इसी को हम बोलते हैं इंडिया, यानी कि वो उभर कर आया है। ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, स्टार्टअप इंडिया बोलते हैं। ये हमें याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। और ये जो योजना आई थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये आई थी 2015 में। ठीक है ना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में आई थी। और जब आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर लोगों को अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाता है। ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाता है और उसके अंदर कितने लगभग 40 सेक्टर होते हैं और 40 सेक्टर में लोगों की रुचि के अनुसार उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। और उस प्रशिक्षण के माध्यम से वो जो काम करना चाहते हैं उनको लगभग 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने का एक ट्रेनिंग सेंटर में जाकर प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। और उनको इस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है कि उसमें पूरा का पूरा मेंशन होता है कि इस व्यक्ति का ये नाम है, कहाँ से बिलोंग करता है, वो सभी लिखा हुआ होता है। और उसके अंदर ये भी लिखा होता है कि इस व्यक्ति ने इतने समय में इतने घंटों तक काम किया है और इतने 6 महीने में इसका परफॉर्मेंस इतना था, लास्ट के 3 महीने में इसका परफॉर्मेंस इस प्रकार का है, तो आप इस सेक्टर में अच्छा विकास कर सकते हो। तो उस सेक्टर में उसको भेज दिया जाता है। यही क्या कहलाता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास कहलाता है। ये हमें याद रखना है। लेकिन हम बात करें जब भारत में यह जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्टार्ट हुई थी, उस समय भारत में केवल और केवल लगभग 2% के आसपास लोग प्रशिक्षित थे। यानी कि जब ये स्टार्ट हुआ था तो उससे पहले जो भी स्कीम्स चला गए थे, उन स्कीम्स के माध्यम से केवल और केवल भारत में 2% लोग ही केवल इस कौशल विकास जैसे जो सिस्टम है, इस सिस्टम से जुड़े हुए थे और वो प्रशिक्षण ले रहे थे। लेकिन जैसे ही ये स्कीम लॉन्च होती है, इस स्कीम के लॉन्च होते ही वर्तमान में लगभग इसी आंकड़े को 2018-19 के अंदर देखा गया तो ये बढ़कर 10 से 12% हो गया। यानी कि भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका लगभग 10 से 12% लोग स्वयं को प्रशिक्षित करके अपना खुद का एक स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, चाहे वो स्टार्टअप छोटा हो चाहे बड़ा हो, खुद का एक स्टार्टअप बनाना चाहते हैं और उसी के माध्यम से वो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें तो स्टार्टअप इंडिया के लिए जो सबसे ज़्यादा जो योगदान कर रहे हैं वो आपने डॉक्टर विवेक बिंदा का नाम सुना होगा। वो भी एक एंटरप्रेन्योर है, यानी कि लोगों को बढ़ावा देते हैं किस प्रकार से हम अपना बिजनेस को बढ़ावा दे सके। तो उनका अगर आपने सेशन नहीं देखा तो आप यूट्यूब पर केवल सर्च करना डॉक्टर विवेक बिंदा, जिसमें आपको पूरा किस प्रकार से हमारा जो बिजनेस है उसको हम 0 लेवल से लेकर 100 लेवल तक ले जा सकते हैं। वही क्या कहलाता है, हमारा स्टार्टअप इंडिया कहलाता है। स्टार्टअप कोई सा भी हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर कोई व्यक्ति है जो अगर 3 व्यक्तियों को भी उसने अगर रोजगार दे रखा है तो उसका वो एक छोटा स्टार्टअप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्टार्टअप कहलाएगा। तो स्टार्टअप किसी भी प्रकार का हो, कार्य कोई सा भी, हमें किसी प्रकार की शर्म या फिर हमें इस प्रकार की कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कार्य कोई सा भी करो उसको पूरी मेहनत और ईमानदारी से करते हैं तो वो स्टार्टिंग में हो सकता है हमें कुछ परेशानियाँ आती है, समस्याएं आती है, लेकिन कुछ समय बाद में वो समस्या धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती है और हमें आप दूसरी चीज़ों से भी, हमें बाहरी कड़ियों से भी हमें मदद मिलने लगती है और हमारे बिजनेस धीरे धीरे वो स्टार्टअप पहले स्टार्ट होता है, उसके बाद में वो बिल्कुल ही एक 100 लेवल पर चला जाता है और एक बड़ा स्टार्टअप बनकर उभरता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें, जैसे आपने सुना होगा बायजूस कंपनी का नाम सुना जो होगा, जो टीचिंग का काम करती है, आपने अनअकैडमी का सुना होगा। ये क्या करती है, तो स्टार्टिंग में ये भी एक कमरे से स्टार्ट हुई थी, लेकिन आज ये बड़े स्टार्टअप के रूप में उभर कर आए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं जो आज अनअकैडमी है जो वो 8,000 करोड़ की खुद की एक कंपनी बन चुकी है। अब क्या बन गई, पहले वो स्टार्टअप था, आज एक वो यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है। ठीक है ना, ये हमें याद रखना है। ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जिनका हम जैसे उदाहरण के रूप में बात करें, अभी हाल ही में आपने सुना होगा फिजिक्स वाला का नाम सुना होगा। ये सब क्या है कि स्टार्टअप है। क्या है, सब स्टार्टअप है। यानी कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया, कमरे से स्टार्ट किया और उसके बाद में ये अलग अलग लोगों को आपस में जोड़ते चले गए और जो पहले सब अलग अलग पढ़ाते थे उनको एक ही मंच पर लेकर आ गए और वो धीरे धीरे बड़ी कंपनी बन गई और आज वो स्टार्टअप के रूप में उभर कर हमारे सामने हम प्रत्यक्ष रूप से उसको देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर क्या क्या तो वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में वर्तमान में हम देखें तो वर्तमान में कौन कौन सी स्कीम्स चलाई जा रही हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं।
अब इसके बाद में हम देखते हैं वर्तमान में यानी 2021 से लेकर 2022 के 2021 और 22 में कौन कौन सी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी स्कीम्स चलाई गई थी उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं एक बार फटाफट, ठीक है ना। क्योंकि 2019 में हमारे कोविड-19 आ गया तो उस केस में किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं हो पाई थी, यानी कि कोई स्कीम्स लॉन्च नहीं की थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। 19-20 में कोविड-19 का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट रहा था, तो उस वजह से हम सब लॉकडाउन के अंदर बंद हो गए थे, तो उसमें हम किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं हो पाई थी। इसी कारण से गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई, कोई भी स्कीम लॉन्च नहीं की। लेकिन वर्ष 2021 में क्या होता है, वर्ष 2021 की बात करें तो वर्ष 2021 में भारत सरकार के द्वारा एक वर्तमान में जो भारत सरकार है उनके द्वारा एक स्कीम लॉन्च की जाती है और उस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री, ये इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान योजना, ठीक है ना। इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहते तो ये हो जाएगी प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान योजना, ठीक है ना। ये एक स्कीम चलाई गई थी। ये स्कीम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर, इसमें से कई बार प्रश्न आता है। और ये जो स्कीम्स है, इसी स्कीम के अंदर गवर्नमेंट का जो पूरा लक्ष्य है वो क्या लक्ष्य है, तो वर्ष 2024-25 तक 100 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं। भारत के अंदर 100 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं और यही इसी स्कीम को नाम दिया गया प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान योजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 मिनट लगेंगे, हम इसके जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये स्कीम का नाम याद होना चाहिए, कब लॉन्च की गई थी, 2021 में लॉन्च की गई थी और इसका पूरा नाम क्या है, तो प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान योजना। ये जो प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान योजना है, ये इससे पहले जो हमने जितनी भी स्कीम देखी थी, स्टार्टअप हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गया, मिशन हो गया, जितनी भी हमने इससे पहले जो स्कीम देखी थी उन स्कीम का हम कह सकते हैं ये पूरा का पूरा सार है। क्या है, पूरा का पूरा सार है, यानी कि उन सभी स्कीम को इनके अंदर मर्ज कर लिया और इसी स्कीम के तहत कितने 2024-25 से कितने रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे भारत के अंदर, 100 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। अब ये इन्वेस्ट कौन कौन से मिनिस्ट्री यानी कि मंत्रालय के द्वारा किए जाएंगे, तो उन मंत्रालय को हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो किन किन मंत्रालयों के द्वारा किया जाएगा, तो 16 मंत्रालयों के द्वारा यह पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, 16 मंत्रालय के द्वारा। अब वो 16 मंत्रालय कौन कौन से हैं, जैसे हम मेन बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आ जाएगा सड़क एवं परिवहन मंत्रालय आ जाएगा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय आ जाएगा, हमारे रक्षा मंत्रालय आ जाएगा, हमारे ये हमारा आ जाएगा शिक्षा मंत्रालय आ जाएगा, एक आ जाएगा हमारे उड्डयन मंत्रालय आ जाएगा। जो मेन जो मिनिस्टर हैं वो मिनिस्ट्री सारी इसके अंदर आ जाएगी। ये सारी मिनिस्ट्री क्या करेंगे, जो भारत सरकार के द्वारा अलग अलग समय पर जो हर वर्ष बजट जो पेश किया जाता है उनको अलग अलग पैसा अलॉट किया जाता है। जैसे हम बात करें जो सड़क एवं परिवहन मंत्रालय है उसको लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। जैसे रक्षा मंत्रालय उसको भी लगभग 8 से 10 लाख करोड़ रुपए उसको प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। रेल मंत्रालय होता है उसको अपना एक अलग बजट दिया जाता है। तो इस प्रकार सभी जो डिपार्टमेंट है उन सभी डिपार्टमेंट इस स्कीम से पहले यानी 2021 से पहले सारे के सारे जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, हमारे डिफेंस डिपार्टमेंट हो गया, या फिर हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, या फिर हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो गया, ये जितने भी डिपार्टमेंट है ये सब अपने अपने अनुरूप अलग अलग इन सब पैसों को खर्च करते थे। लेकिन भारत सरकार के द्वारा 2021 में वर्ष 2021 में इन सभी को एक टेबल एक मंच पर बिठाया गया। सभी डिपार्टमेंट के जो भी मिनिस्टर हैं उन सभी को डिपार्टमेंट इनको एक मंच पर बिठाया गया और उस मंच पर बिठाने के बाद में उसमें कितने जो भी एक मंच बनाया गया था उस मंच के अंदर 16 मिनिस्टर को एक साथ बिठाया गया और उसकी जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। और इस मंच पर यह फैसला लिया गया कि ये जो 16 मंत्रालय हैं ये 16 मंत्रालय आपस में मिलकर काम करेंगे, आपस में मिलकर काम करेंगे, ठीक है ना। अगर आपस में मिलकर काम करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा, तो इसका कई सारे फायदे होंगे, वो मैं आपको फायदे लास्ट में बता दूंगा। तो सबसे पहले इस लाइन को ध्यान रखना, 16 मंत्रालय आपस में मिलकर क्या करेंगे, मिलकर काम करेंगे। यानी कि ये 16 के 16 जो मंत्रालय हैं वो 2024-25 तक जो भी बजट आएगा उस बजट में से 100 लाख करोड़ रुपए निकालेंगे और उसको निकालने के बाद में वो अलग अलग उसको इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि मान लीजिए जो सड़क एवं परिवहन मंत्रालय उसकी जिम्मेदारी क्या है, वो सड़क बनाने का काम करेगा। जो रेल मंत्रालय उसकी जिम्मेदारी है वो रेल की पटरियाँ बिछाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं रेलवे का जाल बिछाएंगे। और जो उड़ियन मंत्रालय है वो क्या करेगा, जो भी हवाई जहाज उनका मैनेजमेंट को देखेंगे, उनको पूरे का पूरा सुधार करेंगे। तो इसमें क्या किया गया कि जितने भी आपस में ये मंत्रालय आपस में मिलकर काम करेंगे। यानी कि अगर जो सड़क एवं परिवहन मंत्रालय है वो अगर सड़क का काम कर रहा है तो ये काम वो कहाँ पर कर रहा है, किस लिए कर रहा है और कितने समय में पूरा करेगा, उस सब की जानकारी रेलवे मंत्रालय को होनी चाहिए। अगर रेलवे मंत्रालय सड़क या हमारे रेल बिछाने का काम कर रहा है, रेल की पटरी बिछाने का काम कर रहा है, तो उसको रेल बिछाने का जो कार्य है वो कितने समय में पूरा होगा वो पता होना चाहिए। हमारे जो सड़क परिवहन मंत्रालय उसको पता होना चाहिए और इसी के साथ में जो एजुकेशन या शिक्षा मंत्रालय उसको पता होना चाहिए। साथ में जो हमारे उद्योग एवं वाणिज्य जो मंत्रालय है उसको पता होना चाहिए। यानी जितने भी डिपार्टमेंट पहले अलग अलग काम कर रहे थे वो सब एक साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और उनके द्वारा जो भी कार्य किया जा रहे हैं उन सभी का आपस में वो एक दूसरे को बताएंगे कि मैं ये काम करने वाला हूँ, इतने समय में करने वाला हूँ और इससे ये फायदा होगा। अगर ये सभी आपस में मिलकर काम करते हैं तो
जो काम एक साल में पूरा होने वाला होता है वो 6 महीने में कंप्लीट हो जाता है। इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब वो 6 महीने में किस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है, तो जब सभी एक व्यक्ति अगर अकेला मिलकर काम करता है तो उसको ज़्यादा समय लगता है, लेकिन जब 16 व्यक्ति एक साथ में मिलकर काम करते हैं तो वो जो कार्य हैं वो कम समय में और तीव्रता से कंप्लीट होता है। इसी पूरे प्रोग्राम को क्या नाम दिया गया था, प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान योजना नाम दिया गया था, जिसके अंदर 16 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं। अब इसमें सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी। जैसे अब इसमें कितने मंत्रालय थे, 16 मंत्रालय थे, उसमें यह सभी आपस में मिलकर काम कर रहे थे, जिसकी समय से अवधि क्या रखी गई थी, 2024-25 तक रखी गई थी, ठीक है ना। अब इसमें जो 16 मंत्रालय हैं, इन 16 मंत्रालय को क्या क्या सबका अलग अलग कार्य है, अलग अलग कार्य दिया गया। जैसे हम बात करें जो सड़क एवं परिवहन मंत्रालय है, उसको पहला कार्य दिया गया वह 2024-25 तक 2 लाख किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण करेंगे। यानी कि 2024-25 तक जो हमारा सड़क एवं परिवहन मंत्रालय है, जो वर्तमान में जो उसके मंत्री हैं वो हमारे नितिन गडकरी हैं, उनके तो स्टेटमेंट है कि उनको ये कार्य दिया गया है कि हम वर्ष 2024-25 तक भारत के अंदर 2 लाख किलोमीटर नवीन सड़कों का हम निर्माण करेंगे। और साथ ही साथ में जो हमारा दक्षिणी भारत के अंदर यानी कि जो ये समुद्र के आसपास के जितने भी राज्य हैं, इन राज्यों के अंदर 5000 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। और साथ ही साथ में जो ये इधर 7 जो सिस्टर हैं यानी कि 7 राज्य हैं, इन 7 राज्यों की जो राजधानी है उनको आपस में 4 लाइन के माध्यम से या 2 लाइन के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ये किसका मानना है, ये मानना है हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्री का ये स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो उनको ये कार्य दिया गया। जैसे हम रेल मंत्री हैं, और रेल मंत्री को क्या जिम्मेदारी दी गई है, तो रेल मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है 2024-25 तक वो 2 फ्रेट कॉरिडोर यानी कि दिल्ली से मुंबई जो लॉजिस्टिक जो सप्लाई होती है उस सप्लाई के लिए एक रेलवे जाल बिछाए, और 2 उनको कार्य दिए गए। एक तो दिल्ली से मुंबई के बीच में एक ऐसा रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए जिसमें केवल और केवल मालगाड़ी चले, जो केवल सामान को लाने ले जाने का काम करो। और एक इनको दिया गया कलकत्ता से हैदराबाद के और चेन्नई के बीच में एक ट्रेड कॉरिडोर यानी कि रेलवे कॉरिडोर बनाए, जिसमें केवल और केवल लॉजिस्टिक यानी कि जो सामान का आयात निर्यात होता है वही केवल आया जाए। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का हमारे जो ट्रेनें होती हैं जो लोगों को लाने ले जाने का काम करती है वो नहीं चलेगी। उस पर केवल और केवल हमारे जो मालगाड़ी होती है जो सामान को ले जाती है केवल वही चलेगा। ये रेलवे मंत्री को जिम्मेदारी दी गई थी। इसी प्रकार अलग अलग मंत्रालय को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई, ताकि इसमें क्या हो, हमारे एक तो समय का बचत हो। इसका फायदे क्या होगी, तो पहला तो जगह समय की बचत होगी। समय की बचत होने से हमें क्या फायदा होगा, आर्थिक जो विकास दर है वो तीव्र होगी। और एक रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि जितना ज़्यादा हमारा जो सामान है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है उतना वो कम खराब हो पाता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें तो हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो किसानों के द्वारा जो उत्पाद तैयार किया जाता है, फसलों का जो भी उत्पाद है, चाहे किसी भी प्रकार की फसल हो, अनाज हो गए या फिर दालें हो गए, तिलहन हो गई, कोई सी भी फसल हो, उसका 25 से लेकर 30% जो खराब होती हैं वो फसल जो खराब होती है, यानी कि जो अनाज है वो खराब होने का जो प्रमुख कारण है वो क्या है, हमारे जो लॉजिस्टिक जो सप्लाई है हमारी, यानी कि जो माल ले जाने लाने की जो सुविधा है वो खराब होने की वजह से हमारे देश का लगभग 25 से 30% जो अनाज होता है वो केवल लाने ले जाने में खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो लाने ले जाने की जो सुविधा है वो अगर अच्छी हो जाएगी तो ये इससे हम बच सकते हैं। और साथ ही साथ में हम बात करें तो इससे क्या होगा, इससे रोजगार के जो साधन हैं वो भी पनपेंगे। क्या हो जाएगा, रोजगार के साधन धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि 100 लाख करोड़ का अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो 100 लाख करोड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। 100 लाख करोड़ इतने रुपए होते हैं जितना भारत का 3 साल का बजट जो होता है वो तब जाकर 100 लाख करोड़ पूरे होते हैं, ठीक है ना। ये हम याद रखना। तो उसमें कई सारे रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं, और साथ साथ में जो नई स्किल्स होती है वो भी धीरे धीरे इसमें डेवलप होने लगती है। तो इसके कई सारे बेनिफिट होते हैं, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारे जो प्रधानमंत्री गति शक्ति जो मास्टर प्लान है वो कंप्लीट होता है। ये काफ़ी अच्छा ये एक स्कीम है जो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने आज के सेशन में जो मोस्ट गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के लिए जो स्कीम्स चलाई जा रही थी उनके बारे में हमने चर्चा की, और एक हमने पॉलिसी के बारे में हमने चर्चा की थी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी अच्छे टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।